हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो डू यू नो कि आज के टाइम इंडिया की स्मॉल कैप स्पेस में ही अराउंड 29 म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और इन 29 फंड्स में से अगर आप टॉप 5 फंड्स की लिस्ट ढूंढने निकलोगे तो ऐसे में यूट्यूब पे ही आपको हर एक दूसरे वीडियो में उन टॉप 5 की लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स का नाम देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का रीजन भी सिंपल सा है। पहले तो हर 2 महीनों के अंदर पास रिटर्न्स के बेसिस पे कोई नया फंड बाकी सारे फंड्स को रिटर्न्स के मामले में आउट परफॉर्म कर देता है। और सेकेंडली जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे वो टॉप 5 फंड्स आपको सिलेक्ट करके बताए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर आपकी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग हो। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल आके टॉप 5 फंड्स का नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि उन 29 फंड्स की लिस्ट में से इन 5 फंड्स को फिल्टर आउट करने की इस पूरी एक्सरसाइज को हम करेंगे। जिसकी वजह से सबसे पहले तो आप ये समझ पाओगे कि इस पूरी शॉर्टलिस्टिंग में आपने किन किन पैरामीटर्स का यूज किया, जिससे कल को अगर मार्केट में फंड्स के रिटर्न भी शॉर्ट टर्म में चेंज होते हैं तो उससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। और सेकेंडली जो 5 फंड्स आप सिलेक्ट भी करोगे उसमें से भी आपकी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा ये आप खुद वेरीफाई कर पाओगे। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो। सबसे पहले तो जब भी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मैं ये ऑटोमेटिकली एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 7 to 8 ईयर से ज़्यादा का है। बिकॉज अगर इससे कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ऐसे में स्मॉल कैप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। और सेकेंडली इस पूरे ही वीडियो में जिन भी फंड्स का हम नाम लेंगे प्लीज़ आप उसको किसी भी तरह की डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उसको हम केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और आपको फोकस करना है इस पूरे ही प्रोसेस को ध्यान पे रखने के लिए, ना कि उन फंड्स का नाम देखने के लिए। सो विद दिस हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी में किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर कर रहे हो। इज इट हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड म्यूचुअल फंड्स, सेकेंडली मॉडरेट रिस्क और गुड रिटर्न म्यूचुअल फंड्स, या फिर लास्टली लो रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स। ना अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे ही फंड के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हमने कौन से मेजर पैरामीटर्स का यूज किया है। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स हमने लिए हैं, लाइक फंड का AUM ग्रोथ, 1, 3 और 5 ईयर्स की CAGR ग्रोथ, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। इसके अलावा जो कुछ स्टैंडर्ड एडिशनल फिल्टर्स हमने यूज किए हैं उसमें जाता है फंड का अल्फा, जहां पर आपको अल्फा ये बताता है कि उस फंड ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ अल्फा के केस में भी हमने कोई स्टैंडर्ड नंबर यूज नहीं किया है, बल्कि हमने स्मॉल कैप कैटेगरी के ही फंड्स के लास्ट 3 ईयर्स के हर एक दिन के रिटर्न्स को कैलकुलेट करके उसके अगेंस्ट एक अल्फा की वैल्यू निकाली है, जो कि इस बेंचमार्क की वैल्यू रहेगी। और फिर इस बेंचमार्क जो अल्फा की वैल्यू हमारी आई है उससे हमने इन सारी फंड्स का जो अल्फा है उसको कंपेयर किया है। सेम चीज हमने अप्लाई की है बीटा के कैलकुलेशन में, जहां पर बीटा हमें ये बताता है कि जब मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है तो उसके अगेंस्ट फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट वॉलेटिलिटी या फिर उस बेंचमार्क की वॉलेटिलिटी से ज्यादा है या कम। जहां पर हमें ये देखना होता है कि अगर बीटा उस फंड का कम है तो उसका जो वॉलेटिलिटी है उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट तो हमें कम देखने को मिलेगा। इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर हमने यूज किया है वो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो में बताता है कि उस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे हैं, यानी जितना रिस्क उस फंड का फंड मैनेजर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके उठा रहा है उस पर यूनिट रिस्क के बदले जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं वो सही या फिर ज़्यादा मिल रहे हैं कि नहीं। इसके केस में भी हमने लास्ट 3 ईयर्स के हर एक दिन के जो स्टॉक स्मॉल कैप के रिटर्न्स हैं उनको कैलकुलेट करके एक बेसिक बेंचमार्क की शार्प रेशियो वैल्यू निकाली है। और इस वैल्यू के अगेंस्ट ही हमें सारे फंड्स के शार्प रेशियो को कंपेयर करेंगे। और इसके बाद जो हमने लास्ट पैरामीटर यूज किया है वो किया है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि अगेन हमें उस फंड की वॉलेटिलिटी बताता है उस बेंचमार्क के अगेंस्ट, और उसको भी हमने 3 ईयर्स के बेस पे ही कंपेयर करेंगे। एंड इसके बाद हमने लास्टली दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को इसमें फर्दर ऐड किया है, जो कि हमारी एक्यूरेसी को और भी ज्यादा प्रिसाइज कर देता है। जिसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है उसमें हमने एक फंड की AUM ग्रोथ को कंपेयर किया है विद रिस्पेक्ट टू उस फंड्स के ड्यूरेशन से। बिकॉज ये हमें ये बताता है कि अगर कोई फंड का ड्यूरेशन लेट सपोज 10-12 साल का है पर उस फंड का AUM काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम इंडिकेशन देती है कि विथ टाइम उस फंड के जो ड्यूरेशन में रिटर्न्स रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहे हैं। इस वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा उस फंड से शिफ्ट कर लिया एंड इससे उस फंड का जो AUM है वो बढ़ नहीं पाया। और सेकेंडली जो हमने पैरामीटर यूज़ किया है उसमें हमने ये देखा है कि करंट ड्यूरेशन में वो जो फंड है वो अपनी कैश होल्डिंग कितना रखा हुआ है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, बिकॉज आज के टाइम मान के चलिए जिस अनस्टेबल इन्वायरमेंट के चलते कल को मार्केट में कोई बड़े करेक्शंस आते हैं, तो ऐसे में एक फंड जो कि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है और काफ़ी कम कैश होल्ड करके रखा है उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पूरे फॉल में करने की काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी एज कम्पेयर टू ऐसा फंड जिसके पास एक थोड़ा डिसेंट अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, और मार्केट करेक्शन की सिचुएशन में वो फर्दर उन फंड को डिप्लॉय कर पाएगा मार्केट में। और इससे जब फर्दर मार्केट वापस से रैली करेंगे तो उन फंड्स के जो रिटर्न्स होंगे वो काफ़ी बड़े लेवल पे आउटफॉर्म करेंगे ऐसे फंड्स को जिनके पास ज़्यादा कैश नहीं था टू डिप्लॉय। नाउ स्टार्टिंग अवर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हम एक ब्रॉडर बेसिस पे जो हमारे 29 लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड स्मॉल कैप इसको हम फिल्टर आउट करके एटलीस्ट 10 to 12 इसमें जो अच्छे कैटेगरी के फंड्स हैं उनको फिल्टर करें।
और इसको करने के लिए हम धन के म्यूचुअल फंड स्कैनर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाके धन म्यूचुअल फंड स्कैनर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सारे लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें हमारा सबसे पहला काम है कि हम स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं उनको शॉर्टलिस्ट करें। तो हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में हम एयूएम या फिर एएमसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें हमें ये मैटर नहीं करता कि कौन सी एएमसी के फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसका एयूएम ज़्यादा या कम है। हम थर्ड कैटेगरी पर डायरेक्टली जंप करेंगे, जो कि है कि हमें इक्विटी, हाइब्रिड या फिर किस कैटेगरी के फंड्स में देखना है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी हमारी इक्विटी में आती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारी सब कैटेगरी में हमें स्मॉल कैप फंड्स पे फोकस करना है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा धन के केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जहाँ पर आपको मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च की इसमें रेटिंग देखने को मिल जाती है हर एक फंड में। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही फंड्स को सिलेक्ट करें जिनकी रेटिंग एटलीस्ट 4 या 5 स्टार हो, और इससे नीचे वाली रेटिंग के फंड्स को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 और 4 स्टार रेटिंग के फंड्स को ही सिलेक्ट किया है। और रिस्क एपिटाइट में हम वेरी हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क देखेंगे, बिकॉज अगर आप स्मॉल कैप की बात करो तो इसमें आपको लोअर रिस्क के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, बिकॉज इन जनरली इक्विटी और उसमें भी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक हाई रिस्क इन्वेस्टिंग है। तो जैसे ही आपने इन फिल्टर्स को यूज़ किया तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इन टोटल अराउंड 12 टू 13 फंड्स का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें से टोटल जो लिस्ट है वो 12 का ही है, बिकॉज निपॉन इंडिया केस आपको 2 बार देखने को मिल रहा है, एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में और एक फंड में जिसमें आपको री इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। तो अब फर्दर इन सारी फंड की लिस्ट को हम एक एक्सेल फाइल पे लाते हैं और फिर में फर्दर अपनी रिसर्च करते हैं। नाउ जो अभी टेबल आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो मैं आपको इस टेबल को ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देता हूँ, और सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल के बेसिस पे हम कैसे फंड्स को एलिमिनेट करके शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि हमने यहाँ पर सारे ही पैरामीटर्स जिनके बारे में शुरुआत में डिस्कस किया था, फंड्स के एयूएम से लेके पास रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीज़ों को यहाँ पर ले लिया है। और जो एडिशनल 2 पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे फंड्स की एयूएम ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू जस्ट फंड ड्यूरेशन, और इसके साथ ही फंड का जो पूरा ही होल्डिंग्स है कि कितना कैश में है, उसको हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो आपको पूरे फंड की लिस्ट में देखने को मिल रही है वो 12 फंड्स हैं जो कि हमने देखा था। और इसमें एसबीआई स्मॉल कैप के केस में यहाँ पर आपको क्लोज लमसम देखने को मिल रहा है, और ये मैंने इसीलिए मेंशन किया है बिकॉज एसबीआई केस में अभी लमसम इन्वेस्टमेंट जो फंड के मैनेजर्स हैं उन्होंने बंद कर रखी है ड्यू टू लिक्विडिटी इशूज। और इसके साथ ही चारों हमारे पैरामीटर्स यानी अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो, इनके केस में जिनका 3 ईयर्स का बेंचमार्क पैरामीटर का नंबर है उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और इसी के अगेंस्ट हम इन सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं अपने फंड की शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस को, और इधर हम एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि एक फंड के केस में अगर हमें एक से ज़्यादा यानी एटलीस्ट 2 रेड फ्लैग्स देखने को मिल जाते हैं तो उस फंड को हम अपनी लिस्ट से एलिमिनेट कर देंगे। और इस एलिमिनेशन की लिस्ट में सबसे पहला पैरामीटर जो हम जज करेंगे वो है फंड का अल्फा। अब अल्फा हम इसीलिए चेक कर रहे हैं बिकॉज अगर आप लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के रिटर्न देखोगे तो आपको सारे ही फंड्स के केस में अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, बट अल्फा आपको ये बताएगा कि उस कैटेगरी का एवरेज जो बेंचमार्क है उस बेंचमार्क को रिटर्न्स के मामले में किन फंड्स ने बीट किया है और किन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, और वो भी हम 3 ईयर्स के बेसिस पे ये अल्फा देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अल्फा को कंपेयर करोगे बेंचमार्क से जो कि है 2.12% का, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 4 फंड्स, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड्स, बैंक ऑफ इंडिया, ईडिलवाइज और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इन चारों ही फंड्स ने अल्फा के मामले में अपनी 3 ईयर्स के अल्फा के बेंचमार्क को बीट नहीं किया है और उससे अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो सबसे पहले इन चारों ही फंड्स को हम एक रेड फ्लैग की तरह यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड पैरामीटर हम जज करेंगे वो करेंगे बीटा। तो अब बीटा के केस में जो हमें 0.83 की वैल्यू देखने को मिल रही है, इधर हम प्लस माइनस 0.02 का जो वैल्यू है उसका रेंज लेके चलेंगे। इसके बेस पे अगर आप कंपेयर करो तो क्वांट का जो बीटा है वो अपने बेंचमार्क के बीटा से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। बंधन बैंक का बीटा भी ज़्यादा है तो उसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। अगेन एचएसबीसी और बैंक ऑफ इंडिया दोनों का ही बीटा ज़्यादा है तो उसको हम हाईलाइट कर देंगे। इस केस में ईडलवाइज का बीटा काफ़ी सही है तो इसको हम रहने देंगे। और यहाँ पर अगेन हमें इन्वेस्को के केस में इसका जो बीटा है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब बीटा के बाद इसको हम बीटा को स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन को भी साथ में देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी जो नंबर है वो क्वांट के केस में हमें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे हायर देखने को मिल रहा है, यानी फंड इस पूरे फंड में जो वॉलेटिलिटी है अपने इंडेक्स के अगेंस्ट वो ज़्यादा है। इसके अगेंस्ट बाकी अगर आप फंड्स का देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो उनका सबका स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन से कम ही हमें देखने को मिल रहा है। अगला जो हम फैक्टर चेक करेंगे वो फैक्टर चेक करेंगे शार्प रेशियो का। शार्प रेशियो के केस में हम ये देखेंगे कि शार्प रेशियो 1.04 से ज़्यादा है या नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा है मतलब अपने जो पर यूनिट रिस्क है उससे कंपेयर में जो फंड है उसने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इधर के केस में भी हम यहाँ पर देख के चलते हैं कि फंड में सबसे पहले तो आपको एचएसबीसी और बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं दोनों के केस में जो शार्प रेशियो है वो आपको 1.04 से कम देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन हमें ये शो करता है कि जो फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके जितना रिस्क उठा रहे हैं
उसके कंपेरिजन में इनका जो रिटर्न है वो ज़्यादा नहीं है। और बाकी सारे फंड्स के केस में अगर आप इनका शार्प रेशियो देखोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। और आखिरी में अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप का देखोगे शार्प रेशियो, तो उसका अगेन जो शार्प रेशियो है वो अपनी इंडस्ट्री की जो एवरेज शार्प रेशियो है स्टैंडर्ड उससे कम है, तो इधर हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन सारे रेशियो के बाद अभी तक अगर आप देखो तो हमें एच के केस में और बैंक ऑफ इंडिया के केस में दो दो नेगेटिव रेड फ्लैग्स देखने को मिल चुके हैं, तो इनको हम ऑलरेडी रेड साइन कर देंगे यानी एलिमिनेट कर देंगे। और इसके अलावा शार्प रेशियो के केस में भी हमें ऑलरेडी इनका जो रेड फ्लैग है वो देखने को मिल चुका है। तो यानी एच और बैंक ऑफ इंडिया ये तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन के फैक्टर की, तो क्वांट के केस में उसको हम एग्जैक्टली रेड फ्लैग नहीं बोलेंगे, बिकॉज अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के नंबर से वो थोड़ा ही ज़्यादा है। और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़्यादा होने की वजह से आप देख पा रहे हो कि लास्ट 1 ईयर में क्वांट ने -5% रिटर्न दिए हैं, जहां पर काफ़ी सारे ऐसे फंड भी हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में अगेन पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। बट स्टिल केवल इसके बेस पे हम इस फंड को एलिमिनेट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप फर्दर कोई और पैरामीटर्स पर नज़र डालो तो इसके बाद हम पैरामीटर्स देखेंगे एक्सपेंस रेशियो के। तो एक्सपेंस रेशियो के केस में मैंने देखा है कि जनरल केसेस में आपको स्मॉल कैप में 0.3 से लेके 0.7 के परसेंट के बीच में मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज के एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया का केस देखो तो उसके केस में आपको जो एक्सपेंस रेशियो है 0.9 का देखने को मिल रहा है, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है बाकी सारी फंड से कंपेरिजन में। तो इसको अगेन हम एक रेड फ्लैग कंसीडर करके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो जो कि अगेन काफ़ी सारे फंड्स को एलिमिनेट कर देगा, उस वो आता है हमारा AUM। अब मैंने आपको बताया कि AUM को भी हम डायरेक्टली पहले सेपरेट AUM देखेंगे और फिर इसको हम कंपैरिजन करके देखेंगे फंड की एज से कि फंड की एज के कंपैरिजन में इनका AUM ग्रोथ कैसा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप बैंक ऑफ इंडिया को अगेन इनका AUM सबसे कम है, तो इसको तो हमने एलिमिनेट ऑलरेडी कर दिया है। सेकंड जो हमारा ईडिल वाइज आता है, जिसके केस में अभी तक हमें केवल एक रेड फ्लैग देखने को मिल रहा था जो कि था उनका अल्फा, उसके अगेंस्ट हमें एक और रेड फ्लैग देखने को मिल गया है AUM का। अब यहाँ पर मैं आपको धन की म्यूचुअल फंड कंपैरिजन के फीचर के थ्रू दिखाऊंगा कि क्यों ईडिल वाइज के केस में इनका 4580 करोड़ का जो AUM है इसको हम रेड फ्लैग कंसीडर कर रहे हैं। बट उससे पहले हम कुछ और रेड फ्लैग देख लेते हैं। तो इन्वेस्को के केस में इनका भी जो AUM है जो कि 6822 करोड़ का है, इसको भी हम रेड फ्लैग कंसीडर कर रहे हैं। अब इन दोनों ही के केस में क्यों हमने इसको रेड फ्लैग किया है, इसको मैं आप एक्सप्लेन करूंगा आपको टाटा स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन दिखा के। तो यहाँ पर इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाके धन म्यूचुअल फंड कंपैरिजन टाइप करना है और उसके बाद जो सबसे पहली लिंक आती है उस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड 1 2 3 हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इधर तीनों ही म्यूचुअल फंड को हम डाल लेंगे और कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वेस्को म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इन्वेस्को केस में हमने स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट कर लिया। सेकंड आता है हमारा ईडिल वाइज और थर्ड आता है हमारा टाटा का स्मॉल कैप फंड। अब इन तीनों को ही जब हमने सिलेक्ट कर लिया है तो अगर आप 5 ईयर्स के रिटर्न्स के बेस पे देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और इवन लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट हमें इक्विवेलेंट ही देखने को मिल रही है। पर अगर आप इन तीनों का AUM देखो तो AUM के केस में इन तीनों ही फंड में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर टाटा का AUM ऑलमोस्ट डबल है ईडिल वाइज से और इन्वेस्को के केस से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ड्यूरेशन चेक करोगे इन तीनों ही फंड की तो तीनों ही फंड को ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हुए हैं। अब ये चीज़ आपको क्या बताती है कि जहां पर टाटा के केस में क्योंकि इनके रिटर्न स्टेबल रहे हैं इन पूरे ड्यूरेशन में, तो इन्वेस्टर जो भी इस पर एंटर हुए हैं उन्होंने फंड की इनस्टेबिलिटी देख के फंड से एग्जिट नहीं किया है। वहीं पर ईडिल वाइज और इन्वेस्को के केस में इनस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फर्दर एंट्री भी की होगी, उनका एग्जिट भी काफ़ी ज़्यादा रहा होगा इन फंड से, इस वजह से इनका AUM इतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया। इसके अलावा आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो तो वो आता है इन फंड की कैश होल्डिंग, जो कि मैंने आपको बताया था हमारा एक और एडिशनल पैरामीटर है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगा। तो इसके केस में इन्वेस्को और इंडियन वाइज के केस में इनकी जो कैश होल्डिंग है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू टाटा। और इसी वजह से जब मार्केट अगर फॉल भी हुआ तो इनके पास फर्दर उस मार्केट के फॉल में इन्वेस्ट करके उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का भी जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसी केस में इन दोनों ही रेड फ्लैग्स को कंसीडर करके हम अगेन इन्वेस्को एंड ईडिल वाइज को अपनी इस लिस्ट में अगेन मेंशन करके इसको एक एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज हमें इन दोनों ही के केस में दो दो रेड फ्लैग देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम फ्रैंकलिन को भी कंसीडर करेंगे जिसके केस में अभी तक हमें केवल एक्सपेंस रेशियो एज अ रेड फ्लैग देखने को मिल रहा था और इसके केस में भी जो इनका AUM है इसको भी हम नेगेटिव मान के चलेंगे। अब ऐसा क्यों, इसको अगेन मैं आपको उसी धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन के फीचर पे जाके अगेन टाटा के स्मॉल के फंड जिसका AUM एक्चुअली इससे कम है उससे ही कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो अगर आप वापस से इस पर जाओगे और अब आप टाटा के बदले यहाँ पर इसको फ्रैंकलिन से कंपेयर करोगे तो फ्रैंकलिन के केस में आप देखो तो यहीं पर परफॉर्मेंस के बेस पर हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही और यहाँ पर इवन 1 मंथ के बेस पर रिटर्न्स भी हम ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम फंड की एज पे। तो फंड टाटा के केस में 6 ईयर्स हुए हैं फंड को केवल और ये 10,500 का अपना मार्केट कैप सॉरी AUM अचीव कर चुका है। और वहीं पर
फ्लैंकिंग के केस में इसको 12 ईयर्स यानी ऑलमोस्ट टाटा से दुगना टाइम हो चुका है मार्केट में आए, पर इसका एयूएम केवल 13,000 करोड़ का है। और ये हमें सेम इंडिकेशन देता है कि क्योंकि फंड के केस में रिटर्न्स अनस्टेबल रहे हैं, तो फंड में जो काफ़ी सारे इसके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फंड से रेगुलर टाइम में एग्जिट किया है। और एक्सपेंस रेशियो तो एक बड़ा हमारे नेगेटिव साइन देखने को मिल ही रहा है। और इसके अलावा अगर आप इसका कैश होल्डिंग देखोगे तो कैश होल्डिंग हमें ऑलमोस्ट बराबर देखने को मिल रहा है टाटा के। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट में हम फ्रैंकलिन के भी जो नाम है उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। सो अब एज ऑफ नाउ अगर आप देखो तो हमारी लिस्ट में हमारे पास 7 म्यूचुअल फंड्स बचते हैं, और इसमें से भी फर्दर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड को भी रिमूव कर देंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि एक्सिस के केस में इनके पास एक ही नेगेटिव था कि इनका जो अल्फा था वो हमारे जो स्टैंडर्ड अल्फा था बेंचमार्क उससे कम था, और इसके अलावा हमें कोई भी नेगेटिव फैक्टर इसमें देखने को नहीं मिला। बट मैं आपको बता दूं कि एक्सिस स्मॉल कैप के केस में बाकी सारी ही चीज़ें बेस्ट हैं। बस एक फैक्टर जो कि मेरे लिए पास्ट में नॉन नेगोशिएबल रहा है, और इसके चलते मैंने काफ़ी सारे फंड्स के केस में उनको एक अच्छे फंड से एक अंडर परफॉर्मिंग फंड में कन्वर्ट होते हुए देखा है, वो फैक्टर है फंड मैनेजर का। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखो, तो अगर हमने रैंडमली इसको इन्वेस्ट को और टाटा स्मॉल कैप फंड से कंपेयर किया है, तो इन दोनों ही फंड के कंपैरिजन में इसका एयूएम भी ज़्यादा है, रेटिंग भी ठीक ठाक ही है। और अगर आप बात करोगे तो इस फंड को ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए हैं। और फंड के केस में सबसे बेस्ट बात जो कैश होल्डिंग है वो भी अच्छी खासी है। पर एक चीज़ जो मेरे लिए नॉन नॉन नेगोशिएबल है, जो कि मैंने आपको बताया, वो है फंड मैनेजर्स। जहाँ पर जितने भी 12 to 13 शुरुआत में हमने म्यूचुअल फंड्स लिए थे, उन सभी म्यूचुअल फंड्स के केस में आपको जो उनके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस था वो एटलीस्ट 18 to 20 ईयर से प्लस देखने को मिल रहा था। पर वहीं पर अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के केस में देखोगे, तो सबसे पहले इनका जो तेजस सेठ है, इनका तो एक्सपीरियंस अपनी इंडस्ट्री में 14+ ईयर्स का है। पर इसके बाद यही इकलौता फंड ऐसा है इस पूरी लिस्ट में जिनमें जो दो नए फंड मैनेजर मयंक और कृष्णा, ये दोनों ही नए हैं, और इंडस्ट्री में इनका कोई ऐसा कुछ पास एक्सपीरियंस नहीं है। और इस फैक्टर के बारे में मैं अपने मल्टीपल पास्ट म्यूचुअल फंड वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि पास्ट में ऐसे कई सारे केसेस रहे हैं जहां पर जब म्यूचुअल फंड के केस में उनके फंड मैनेजर चेंज हुए न्यू से, तो अगले 1 से 1.5 सालों में उस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो हमें सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे केस में एक्सिस बैंक के केस में अगर मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा भी, तो पर्टिकुलरली 1 साल में जरूर वेट करूंगा, इन फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को देखूंगा, और फिर मैं डिसीजन लूंगा कि इस फंड को ऐड करना है नहीं। तो अब इन सारी एलिमिनेशंस के बाद हमारे पास 6 फंड्स बचते हैं: क्वांट, निपॉन, बंधन, टाटा, एचडीएफसी एंड एसबीआई। अब यहाँ पर हमें टॉप 5 चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप क्वांट या फिर निपॉन में से किसी एक को एलिमिनेट करिए। अब इनमें से मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, और मैं अपनी चॉइस किस बेस पे बना रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, निपॉन इंडिया के केस में अभी तक मुझे कोई भी रेड साइन देखने को नहीं मिला या फिर रेड फ्लैग देखने को नहीं मिला। पर क्वांट के केस में हमें बीटा के केस में भी एक रेड फ्लैग देखने को मिल चुका है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनका नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा देखने को मिला है। इसके एडिशन में अगर आप निपॉन और क्वांट को आपस में कंपेयर करोगे धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पे, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है एयूएम। तो देखिए, एयूएम के केस में निपॉन इंडिया के केस में एयूएम काफ़ी ज़्यादा है। जनरली जिस फंड का एयूएम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उसके केस में उसके फंड मैनेजर थोड़ा सेफ गेम खेलने लगते हैं। तो अगर आप सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा जाना चाहते हो तो आप निपॉन इंडिया के केस में जा सकते हो। मैं पर क्वांट के केस में इसका एयूएम कम है, यानी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा। सेकंड पैरामीटर आप जज कर सकते हो, वो है फंड का अगर आप कैश होल्डिंग देखो। तो कैश होल्डिंग केस में आप देखो तो क्वांट के पास एडवांटेज है, जहाँ पर ज़्यादा कैश होल्डिंग इनकी है, वहीं पर निपॉन इंडिया की कैश होल्डिंग कम है। पर मैं पर्टिकुलरली क्वांट को इसीलिए एनिमुलेट कर रहा हूँ बिकॉज दो जो रेड साइंस हैं वो तो हमें देखने को मिल ही चुके हैं। इसके साथ ही इस फंड के केस में अगर आप इनके मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस देखो, यानी फंड मैनेजर्स का, तो निपॉन के फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस 25 ईयर्स से कम ज़्यादा का है, और इसके कंपेरिजन में क्वांट के जो फंड मैनेजर है उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम है। प्लस इसके केस में जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जनरली मेरा बिलीव है कि अगर एक फंड को कुछ ज़्यादा ही फंड मैनेजर चलाते हैं, लाइक इस केस में जो 5 फंड मैनेजर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पर कोई फंड के केस में अगर कोई एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर कोई एक अपना एनालिसिस प्रेजेंट करता है, इवन अगर वो अच्छा भी होता है, तो क्योंकि काफ़ी सारे और भी एनालिस्ट या फिर फंड मैनेजर्स का उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, तो कई बार वो जो थीम है या फिर वो आइडिया है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इस केस में मैं कम हिंड्रेंस के लिए निपॉन इंडिया पे जाऊँगा, और अगर आप चाहो तो आप क्वांट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्वांट को एलिमिनेट करने के बाद निपॉन इंडिया, बंधन, टाटा स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई, ये 5 टॉप स्मॉल कैप फंड मिल जाते हैं। अब इसके केस में हम देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से फंड बेस्ट रहेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वो एक एडिशनल कैपिटल जनरेट कर पाते हैं, जिससे वो उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टमेंट को फ्यूल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको केवल अपने धन के प्लेटफॉर्म पर जाके सबसे पहले म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उधर आपको डिलीवरी म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करना है। एंड वंस इट्स एक्टिवेटेड,
आपको डायरेक्टली मनी वाले सेक्शन पे जाके गेट इंस्टेंट मार्जिन के बेनिफिट पे क्लिक करना है एंड वहां से आपको अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट एडिशनल मार्जिन मिल जाएगा। सो इस पूरे फीचर को अगर आप यूज करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जहां पर हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स और उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग इन टॉप 5 फंड्स में से उनके लिए कौन से फंड्स बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के केस में सबसे टॉप पे आता है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसका अल्फा में 7.83% का देखने को मिल रहा है। और सेकंड आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जिसका अल्फा में 4.12% का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज कह सकते हो कि यहाँ पर हमने एसबीआई स्मॉल कैप को क्यों नहीं कंसीडर किया, बिकॉज इसका अल्फा भी तो 4.73 का है। तो यहाँ पर इसका रीजन ये है कि अगर आप शार्प रेशियो देखोगे तो एसबीआई का अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जो शार्प रेशियो वो काफी ज्यादा कम है। और यहाँ पर मैंने बंधन और एचडीएफसी को इसीलिए मैनेज किया है कि इसके अलावा अगर आप और भी फैक्टर्स देखो तो धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन के फीचर पे इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के केस में रिटर्न्स तो दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बोथ 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के बेसिस पे। और इवन एयूएम भी डिसेंट है। और अगर आप बात करोगे रेटिंग की, तो रेटिंग में बंधन की सबसे अच्छी रेटिंग है, इसलिए हमने इसको टॉप पे रखा है और एचडीएफसी को सेकंड रेटिंग दी है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने देखा था जो कि कैश की होल्डिंग, तो यहाँ पर बंधन के पास कैश की होल्डिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी, इसीलिए हमने बंधन को टॉप पे रखा है। अब सेकंड आते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक मॉडरेट रिस्क के साथ एक डिसेंट रिटर्न्स के साथ खुश है। तो इस केस में सबसे पहले नंबर पे स्टॉक आएगा टाटा स्मॉल कैप फंड और सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा निपॉन का। अब इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड पे ऐसे ही क्यों मैनेज किया है, इसके केस में सबसे पहले अगर आप अल्फा देखोगे तो यहाँ पर निपॉन इंडिया का अल्फा 3.90% का है, बल्कि टाटा का अल्फा इससे कम है 2.55% का। बट एक्चुअली मैंने इसको टाटा को टॉप पे इसीलिए रखा है बिकॉज अगर आप धन के म्यूचुअल फंड कंपेरिजन पे इन दोनों ही फंड्स को कंपेयर करोगे तो आपको 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के बेसिस पे और रिटर्न्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आपको उसके नीचे देखने को मिलेगा कि एयूएम के केस में अगर आप निपॉन का देखो तो वो 63,000 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ा एयूएम है। यानी इतने बड़े एयूएम के साथ थोड़ा जो रिटर्न्स है उस पर और भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बिकॉज फंड स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रीफर करेगा। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो टाटा का काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट हाफ है निपॉन के केस में, जो कि अगेन टाटा के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर देता है। एंड सबसे मेजर एडवांटेज कैश होल्डिंग का कि टाटा के स्मॉल कैप फंड के पास ऑलमोस्ट डबल कैश होल्डिंग है एज कम्पेयर टू निपॉन, जो कि वो डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट करेक्शन में। और इसके बाद जो हमारा लास्ट केस आ जाता है लो रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स वाला, तो उसमें हमारा जो फंड है वो आ जाता है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। और इसका रीजन भी ये है कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस फंड के केस में लमसम इन्वेस्टिंग को बंद कर दिया गया है बिकॉज ऑलरेडी लिक्विडिटी कंसर्न ना हो, उसका ध्यान ऑलरेडी इस फंड के जो मैनेजमेंट है वो लेकर रख रहा है। और इसके केस में अगर आप रिटर्न्स वगैरह भी देखोगे अल्फा वगैरह, तो वो भी वो डिसेंट जनरेट कर रहा है। सो दीज वर सम टॉप फंड्स जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स और उनकी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग उनके लिए परफेक्ट रहेंगे। और अगर आपने जैसे ही पूरी रिसर्च देखी ली है तो आप चाहो तो इस पूरी रिसर्च में थोड़ा ट्विक करके अपने अकॉर्डिंग भी एक फंड सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको हमारे ये पूरी एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू वांट कि मैं इसी तरह की डिटेल रिसर्च वीडियो एक मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स के लिए भी लेके आऊँ तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.